नमस्कार। आज का आप लोगों का पाठ है कक्षा 7 वसंत भाग 2 का 8वां पाठ शाम एक किसान। यह एक कविता है जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आज हम शाम एक किसान इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने शाम एक किसान इस पाठ के माध्यम से शाम के समय का वर्णन किया है। इन्होंने शाम के समय में जो डूबता हुआ सूरज है उसको एक चिलम की कल्पना की है और पहाड़ जो है पहाड़ को एक प्रकार से उन्होंने किसान के रूप में वर्णन किया है। तो इस तरह से शाम के समय को किसान के लिए किस तरह से हम घटा सकते हैं, किस तरह से हम उसमें तुलना कर सकते हैं, इसके बारे में हम पाठ के द्वारा जानेंगे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो देखिए बहुत ही मार्मिक और कल्पना से परिपूर्ण यह कविता है। तो देखिए आकाश का साफा बांध कर, यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह क्या है, एक पर्वत है ना। तो पर्वत को उन्होंने एक किसान के रूप में वर्णन किया है कि यह जो किसान है यानी पर्वत रूपी जो किसान है अथवा किसान रूपी यह जो पर्वत है वो क्या कर रहा है, आकाश का साफा बांधकर, यह जो साफा आप दिख रहे हैं यानी पगड़ी किसान ने अर्थात पर्वत रूपी जो किसान है उसने क्या किया है, आकाश रूपी साफे को यानी पगड़ी को उसने बांधा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सूरज, डूबता हुआ जो सूरज है वो ऐसा दिख रहा है कि उस पर्वत ने यानी उस किसान ने एक चीलम खींचता है यानी सूरज की चीलम वो खींच रहा है। ठीक है, शाम के समय में जब सूर्य अस्त की ओर चलता है, जब सूर्य अस्त होने का टाइम आता है तो सूर्य की जो तेज रोशनी होती है वो धीमी पड़ती है और सूर्य हल्का, सूरज में क्या होता है, रक्तिमा यानी सूरज हल्का लाल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है दूर से देखने में कि वह जो किसान है यानी जो पहाड़ है आकाश रूपी साफा को बांध कर सूरज रूपी चिलम को क्या कर रहा है, खींचता है यानी। ठीक है, तो क्योंकि जैसे चिलम में जो आग होती है, लाल लाल आग जिस तरह से दिखाई देती है, उसी तरह से शाम के समय में सूरज की जो रोशनी है वो भी उसी तरह से लाल बनी हुई है और ऐसा लग रहा है कि उसने सूरज रूपी चिलम को वह खींच रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी कल्पना करते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी बह रही है ना। यह जो नदी है उन्होंने चादर के रूप में कल्पना की है। कहते हैं कि ठंड है, ठंड का समय है और वह क्या कर रहा है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ठीक है, घुटनों पर मतलब अपने जो पैर हैं, अपने जो घुटने हैं उसको क्या कर रहा है किसान यानी पहाड़ क्या कर रहा है कि चादर सी, वो जो नदी है बह रही है घुटनों से, तो ऐसा लग रहा है कि उसने ठंड से बचने के लिए अपने घुटनों को चादर से ढक रखा है। ठीक है, तो नदी जो बह रही है देखिए आप देख सकते हैं घुटनों के ऊपर से बह रही है ना, घुटनों को उसने ढक दिया है। तो ऐसा लगता है कि पहाड़ के जो घुटने हैं अथवा पहाड़ रूपी जो किसान है वो ठंडी से बचने के लिए क्या कर रहा है, एक नदी रूपी चादर को ओढ़ रखा है। ऐसा लगता है कि नदी जो उसके घुटनों के ऊपर से बहती है तो ऐसा लगता है कि उसने वहाँ पर एक सफ़ेद चादर बिछा दी है। ठीक है, ठंड से बचने के लिए। एक कवि इस तरह से कल्पना करते हैं कि एक किसान रूपी जो पहाड़ है वो क्या कर रहा है, आकाश रूपी पगड़ी को धारण कर रहा है और दूर एक सूरज है उसकी चिलम खींचते हुए एक पहाड़ बैठा है और उसके घुटनों पर एक नदी बहती है जो चादर की तरह लग रही है। अर्थात वो अपनी ठंडी को बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए क्या कर रहा है, नदी रूपी चादर को अपने घुटनों में बिछाया है। ठीक है, फिर पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। ठीक है, तो पास में एक अंगीठी दहक रही है, जल रही है, किसकी, पलाश के जंगल की, है ना। तो कवि इसमें क्या कल्पना करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जंगल टाइप का दिख रहा है और लाल लाल दिख रहा है ना। जो पलाश के जो फूल होते हैं ना वो लाल होते हैं, तो जब पलाश के फूल खिले होंगे तो कवि एक कल्पना करते हैं कि जो पलाश के फूल, सामने जो अंगीठी दिख रही है वो क्या है, अंगीठी मतलब आग, है ना।
तो पास ही दहक रही हो, आग जल रही है और पहाड़ क्या कर रहा है, किसान जो पहाड़ रूपी किसान है वो क्या कर रहा है, उस आग को जो पलाश रूपी जंगल में आग दहक रही है उसको सेक रहा है। वो कैसे संभव है, तो शाम के समय में जब सूरज का डूबने का वक्त होता है तो लाल फूल से खिला हुआ पलाश का जो जंगल है वह सूरज के लाल रोशनी के द्वारा ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई आग लगी हो, है ना। तो उस आग को किसान ठंड से बचने के लिए सेक रहा है, ठीक है। तो यही कहते हैं कि देखिए पास ही दहक रही है, पास में मतलब अपने ठीक अपोजिट साइड में, अपने ठीक विपरीत साइड में क्या कर रहा है कि पलाश का जो जंगल है उसमें एक अंगीठी दहक रही है, ठीक है। और उस अंगीठी को कभी क्या कर रहे हैं, सेक रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखिए रात के सूर्यास्त के समय में सूर्य की रोशनी और पलाश के जो फूल हैं उन दोनों के संगम के द्वारा, उन दोनों के मिश्रण से ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई आग लगी हो, ठीक है। तो अंधकार पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब लेखक ये कहते हैं कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भेड़ों का गल्ला दिख रहा है ना। तो कभी ये कल्पना करते हैं कि अंधकार दूर पूर्व में, यानी अंधकार दूर होने से पहले, पूर्व में यानी पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में, जब सूर्य पश्चिम की दिशा में सूर्य का अस्त हो रहा है तो क्या हो रहा है, पूर्व की दिशा से धीरे 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 अंधकार छाता जा रहा है ना, अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। जितना सूर्य पश्चिम की ओर चलता है अंधकार भी पीछे 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 पश्चिम की ओर बढ़ता ही चला जाता है ना। तो अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में यानी अंधकार जो है दूर पूर्व में यानी दूर, बहुत दूर, पूर्व में यानी पूर्व की दिशा में सिमटा बैठा है, वो सिमट के बैठा हुआ है ना। भेड़ों के गल्ले सा, भेड़ों के जो, भेड़ के जो गल्ले हैं यानी भेड़ के जो झुंड हैं, भेड़ का जो समूह है उसकी तरह वो दिखने वाला अंधकार, कभी एक कल्पना करते हैं कि वह अंधकार पूर्व की दिशा में कैसा बैठा है, कैसे बैठा है, सिमट कर बैठा हुआ है भेड़ों के झुंड की तरह, ठीक है। तो जैसे ही सूर्य का अस्त हो जाता है वो भेड़ों का झुंड आगे बढ़ता है तो फिर अंधकार छा जाता है। तो इस तरह से कवि ने देखिए यहाँ पर कल्पना किया है। तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं। देखिए आकाश का साफा बांधकर, देखिए एक पहाड़ है जिसमें उन्होंने किसान की कल्पना की है कि यह एक पहाड़ आकाश रूपी साफा को बांधा हुआ है और क्या करता है कि जो सूरज है, सूरज को चिलम की तरह वो खींच रहा है, ठीक है ना। तो जब सूर्य अस्त होने का समय आता है तो पहाड़ के रास्ते से ही वो सूर्य का अस्त होता है, तो पहाड़ में ऐसा लगता है कि पहाड़ के जब नज़दीक पहुंचता है सूरज तो ऐसा लगता है कि उसने चिलम खींचा है, सूरज रूपी चिलम को उसने खींचा है, ऐसा लगता है, ठीक है। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, और वो अपनी ठंड को बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए क्या करता है कि घुटने पर जो नदी है, चादर रूपी नदी, उसको अपने घुटनों पर बिछाता है, ठीक है। घुटनों को पूरी तरह से ढकता है, ऐसा लग रहा है कि वह नदी रूपी चादर को ठंड से बचाने के लिए उसने घुटनों पर बिछा दिया है। और उसके साथ ही जो पलाश का जंगल है उसमें शाम के समय जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई अंगीठी, कोई आग दहक रही है और उस आग को अर्थात उस अग्नि को क्या करता है, किसान ठंड से बचने के लिए सेकता है, ठीक है। और दूर पूर्व में, दूर पूर्व की दिशा में दूर ही अंधकार क्या कर रहा है, सिमट कर बैठा हुआ है, ठंडा है, सिमट कर बैठा है और ऐसा लग रहा है कि वह एक भेड़ों का झुंड है, ठीक है, भेड़ों का ग्रुप है, भेड़ों का समय है, ठीक है, समूह है। अब फिर आगे कहते हैं अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, ठीक है। तो देखिए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं अचानक बोला मोर, तो इसी तरह से वह जो पहाड़ है अर्थात पहाड़ रूपी जो किसान है, पहाड़ क्या कर रहा था, किसी एक सोच में डूबा हुआ था, गहरी सोच में डूबा हुआ था, कुछ सोच रहा था, तब क्या होता, अचानक बोला मोर, उसी समय में अचानक एक मोर बोल जाता है, मोर बोलता है जैसे किसी ने आवाज दी। वह मोर की आवाज कैसी है, ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी मनुष्य ने आवाज दिया है, जैसे किसी ने आवाज दी, मतलब किसी ने आवाज दिया उस पहाड़ को, ऐसा लगता है ना। इस तरह से मोर ने अचानक बोल दिया। तो वो आवाज कैसा था, सुनते हो, ठीक है। तो अचानक जब पहाड़ ने एक आवाज सुनी, मोर की आवाज, तो उसको लगा सुनते हो,
ऐसा लगा उसको, ठीक है। तो पर यहाँ पर मोर ने कुछ और ही कहा होगा, है ना। तो उस सोच में, किसी सोच में डूबा हुआ था पहाड़, तो उसको जब अचानक कोई आवाज़ सुनाई देती है तो उसको इस तरह का लगता है। जैसे मान लो अगर आप घर में कोई काम कर रहे हो, लिख रहे हो ध्यान से, मान लो कल कुछ आपको स्कूल में टीचर को सुनाना है, कुछ एक नया काम कर रहे हो बहुत ध्यान से, है ना। अथवा किसी सोच में आप डूबे हो, तभी मम्मी बुलाती हैं, अरे क्या कर रहे हो, है ना। तब क्या आप एकदम सहमा जाते हो, है ना, अचानक आश्चर्य में पड़ जाते हो, और हो सकता है कि आपके हाथ में पेन हो या कुछ चीज़ें हो, कभी कभी वो गिर भी जाती है ना। तो वही उसी की कल्पना करते हैं कवि कि अचानक जब मोर ने बोला कि जैसे किसी ने आवाज़ दिया है, इस तरह से मोर ने बोला, क्या बोला, सुनते हो। जैसे ही उसने सुना सुनते हो इस आवाज़ को, चिलम औंधी, यानी उसके हाथ में जो सूरज रूपी चिलम थी वह क्या हुआ, गिर गई, है ना। औंधी मानी गिर गई, क्योंकि पहाड़ के नीचे उस तरफ गिर गई। फिर चिलम के गिरने से क्या हुआ, धुआं उठा। धुआं मतलब यहाँ पर अंधकार से मतलब है, ठीक है। तो धुआं उठा यानी सूरज रूपी चिलम के जैसे ही गिरने से, यानी उस तरफ पहाड़ के उस तरफ गिर जाने से, डूब जाने से सूरज के क्या हुआ, धुआं उठी, है ना। धुआं उठ जाता है, धुआं उठा, और धुआं उठने के बाद सूरज डूबा, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया, ठीक है। और पूरी तरह से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कि यह जो सूरज है, यह जैसे ही मोर ने आवाज़ लगा दी है, यह सूरज पहाड़ के उस तरफ गिर जाता है, ठीक है, अर्थात डूब जाता है सूरज। जब सूरज के डूबने से क्या होता है कि धुआं उड़ जाता है वहाँ से, है ना। वह तो चिलम है ना एक, तो चिलम के गिरने से धुआं उड़ जाता है, और धुआं का मतलब है अंधकार, और चारों तरफ सूरज डूबने से अंधकार छा जाता है। तो इस तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने शाम एक किसान इस पाठ के माध्यम से एक पर्वत और शाम के समय का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बहुत ही मार्मिक कल्पना की है। पर्वत को उन्होंने एक किसान के साथ कल्पना की है, और सूरज को चिलम के साथ, नदी को एक चादर, और जंगल को क्या किया उन्होंने, एक पलाश, है ना। पलाश के जो जंगल है उसको उन्होंने एक अंगीठी, अर्थात दहकती हुई आग की जो अंगीठी है उसके रूप में कल्पना की, और जो अंधकार है उसको उन्होंने एक प्रकार से भेड़ों का जो झुंड होता है उसमें कल्पना किया है। और यह अत्यंत कल्पना से परिपूर्ण कविता है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। तो आपको कैसा लगा यह, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास वाले जो वीडियो है उसमें हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।